सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं BCOC 133 जो कि हमारा बिजनेस लॉ है, उसका एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और जितना टॉपिक कवर हो सकता है हम आज रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्लासिफिकेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला क्रिएशन, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा इन्फोर्सेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं आज। तो हमारा 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। तो उसके अंदर आता है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स आर क्लियरली स्टेटेड इन वर्ड, स्पोकन और रिटन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने नोट्स लिख रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके टर्म्स और कंडीशंस जो होते हैं वो या तो वर्ड्स में मेंशन रहेंगे, या तो स्पोकन कोई बोल के बताएगा, या फिर रिटन फॉर्म में वहाँ टर्म्स और कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट के मेंशन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए रोट अ लेटर टू बी स्टेटिंग आई ऑफर टू सेल माई कार फॉर 30,000 टू यू। अब जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे ए थे, ठीक है। उन्होंने लेटर लिखा बी को कि मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ अपनी कार सेल करने के लिए फॉर 30,000, मतलब तुम मेरी कार 30,000 में परचेज़ कर लो। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बाय लेटर सेंड टू ए। अब बी ने भी एक्सेप्टेंस दिया लेटर के फॉर्म में, और वो लेटर भेज दिया ए को। दिस इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सप्रेस था क्योंकि ये रिटन फॉर्म में था, वो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारा। सिमिलरली, व्हेन ए आस्क अ स्कूटर मैकेनिक to repair his scooter and the mechanic agrees, it is an express contract made orally spoken by words। देखो, एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे मिस्टर ए थे, ठीक है। इन्होंने स्कूटर मैकेनिक, ठीक है, उससे जाके पूछा कि आप मेरे स्कूटर को रिपेयर कर देंगे, तो वो एग्री कर जाता है। तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये ओरली यहाँ टर्म्स और कंडीशंस बताए गए हैं, मतलब हमने बोल के, है ना। जैसे ये तो नॉर्मली हमारे लाइफ में होता है, हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ हम बोल के अपने कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो या तो वर्ड्स में स्टेटेड होते हैं, ठीक है, या तो स्पोकन होते हैं, या फिर रिटन फॉर्म में दिया रहता है। अब आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सेकंड टाइप है एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन का। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ पार्टीज। अब ये ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे कोई पार्टी के कंडक्ट, बिहेवियर, एक्ट के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। कंडक्ट मतलब वही बिहेवियर हो गया, और एक्ट ऑफ पार्टीज, एंड नॉट बाय देयर वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के थ्रू नहीं होता है, स्पोकन भी नहीं होता और रिटन भी नहीं होता, ठीक है। ये किसी पार्टी के कंडक्ट या एक्ट के थ्रू बनता है, वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर कोई ट्रैवल करता है, तो जब हम ट्रेन से उतरते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जो कूलीज होते हैं ना, वो लगेज को खुद ही उठा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वेयर अ कूली इन अ यूनिफॉर्म कैरीज द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए टू डू सो एंड ए अलाउज इट। देखो, यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे कि एक कूली था, वो अपने यूनिफॉर्म में आता है, ए का लगेज उठा लेता है, ठीक है, और ए से बिना परमिशन लिए उठाता है, और ए ने उसे अलाउ भी कर दिया, ठीक है। द लॉ इम्प्लाइज दैट ए हैज़ एग्रीड टू पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली। अब यहाँ देखो, ए से उस कूली ने पूछा नहीं कि मैं आपका सामान लगेज उठाऊं या नहीं उठाऊं, बट ये जो ए वहाँ चुप था ना, तो वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस था, ठीक है। तो वही है कि अब उसने उसकी सर्विस ली, तो उसके रिटर्न में उसको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ क्या हुआ, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, मतलब पार्टीज के एक्ट और बिहेवियर के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ कोई चीज़ रिटर्न नहीं थी और ओरल भी नहीं थी, दोनों चुप थे, ठीक है। कूली आता है, लगेज उठाता है, तो मिस्टर ए ने उसे मना भी नहीं किया, तो वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो गया। तो यहाँ लॉ कहता है कि ए को उसके सर्विस के लिए, कूली के सर्विस के लिए उसे पे भी करना पड़ेगा इन रिटर्न, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड द कूली। तो और ए और कूली के बीच में यहाँ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है क्योंकि दोनों के एक्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे ही देखो, जब कहीं हमें ट्रैवल करना होता है, हम बस स्टॉपेज पे खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, और बस आती है, हम लोग उसमें चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी एक तरीके से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हम बस वाले से पूछते नहीं है कि हमें चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, हमें पता होता है कि ये बस वहाँ जा रही है, हम मतलब अपने आप चढ़ जाते हैं उस बस में, ठीक है। तो वहाँ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है कि अगर हम उस बस की सर्विस को ले रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें उस बस की सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि रिटर्न फॉर्म में नहीं था, वर्ड्स में नहीं था, ओरल भी नहीं था, ठीक है। तो ये बिहेवियर और कंडक्ट और एक्ट के थ्रू जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये था हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, ठीक है। पॉज करके आप वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा देखो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, अराइजेज नॉट बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज बट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब ये जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो मतलब पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, ये लॉ अप्लाई करती है, ठीक है। ये होता है हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा एक यूनिट है हमारा, ठीक है, तब हम उसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। टैसिट The word tacit means silence. Tacit contracts are those that are enforced through the conduct of parties without any word spoken or written. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एटीएम से विदड्रॉ करना मनी, ठीक है। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। इसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वेसी और टैसिट। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने क्रिएशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हमारे पास टोटल 4 क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेयर बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड नाम से ही पता चल रहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी, जैसे ए और बी थे, ठीक है, दोनों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि जो ऑब्लिगेशंस होता है हम उसे ड्यूटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। बोथ द पार्टी है फुलफिल्ड, ठीक है, मतलब दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर दी है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो होता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, हैव स्टिल टू परफॉर्म, मतलब अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, दोनों को अभी परफॉर्म करना है, मतलब ना ए ड्यूटी परफॉर्म किया है ना बी ने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया है, ठीक है। तीसरा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म, ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है, हिज ऑब्लिगेशंस, द अदर पार्टी हैड फुलफिल्ड हिज पार्ट, द अदर पार्टी हैड फुलफिल्ड हिज पार्ट। देखो यूनिलैटरल मतलब वन, ठीक है। तो यूनिलैटरल में ये समझ जाओ कि दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है और दूसरा अपना ड्यूटी परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार परचेज और सेल करने का, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा कि आप मेरी कार परचेज कर लीजिए 30,000 का, बी एग्री भी कर जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ए ने अपनी कार डिलीवर कर दी है बट बी ने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि इसमें ए ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, ए ने कार डिलीवर कर दिया है बी को, बट बी ने अब तक पेमेंट नहीं किया इन रिटर्न कार के लिए, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है बट दूसरी पार्टी स्टिल रिमेन है अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और लाइबल है अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म, एक पार्टी को परफॉर्म करना है अभी, ठीक है, अपनी ड्यूटी। द अदर पार्टी हैड फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। एग्जाम्पल, ए बाइज अ टिकट फ्रॉम द कंडक्टर एंड इज वेटिंग इन द क्यू फॉर द बस। जैसे हम बस में चढ़ते हैं, ठीक है, हमने कंडक्टर से टिकट परचेज कर लिया, बस कंडक्टर से हमने टिकट परचेज कर लिया बस का। अब वेट करते हैं कि कब बस हमारे स्टॉप पे पहुंचेगी, मतलब हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो हम वहाँ से बस से उतरेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ना, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, जैसे हम गए बस में तो हमने तो टिकट परचेज कर लिया, हमारी ड्यूटी थी टिकट परचेज करना, और जो बस से सर्विस ले रहे हैं तो वो बस की सर्विस हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस टाइम वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। अब ये 3 टाइप्स हुए हैं, अभी मैं इरेज करके अगला टाइप भी लिख रही हूँ, ठीक है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आता है इसके बाद, वो मैं अभी लिख रही हूँ। देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो दोनों पार्टीज अभी बाकी हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज में से किसी एक ने भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, वो हो जाता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है बट एक पार्टी अभी भी लायबल है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम 4th टाइप, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इरेज कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं हमारा 4th टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन का, वो है हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? इज वन विच द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग वर्ड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला हमारा, ए थे, ये बी थे, ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया
will you purchase my car for ₹30,000। ठीक है, और ये जो बी थे ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, यस आई विल परचेज। ठीक है, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, मिस्टर ए ने बी को ऑफर दिया कि विल यू परचेज माई कार फॉर 30,000, तो ये एक ए की तरफ से ऑफर हुआ बी के लिए। ठीक है, ये ऑफर हो गया, और बी ने क्या कहा, यस आई विल परचेज, तो बी ने एक्सेप्टेंस किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। अब हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा ऑफर, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनता है। ठीक है, ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बना। तो हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? इज वन विच द ऑब्लिगेशन, मतलब ड्यूटीज ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, मतलब दोनों पार्टीज के जो ड्यूटी है आउटस्टैंडिंग है परफॉर्म करने के लिए, मतलब दोनों पार्टीज ने अब तक परफॉर्म नहीं किया है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बनता है। ठीक है, तब जब ये प्रॉमिस बना ना, कोई भी प्रॉमिस अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ रहता। ठीक है, प्रॉमिस जो होता है अभी इन फ्यूचर होगा वो चीज़। ठीक है, तो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कार डिलीवर करूंगा, बी ने ए को प्रॉमिस किया इन रिटर्न कि तुम मुझे कार डिलीवर करोगे तो मैं तुम्हें इन रिटर्न 30,000 कैश दूंगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये प्रॉमिस है और ये दोनों पार्टीज को अभी इन फ्यूचर परफॉर्म करना है, उन लोगों ने अभी परफॉर्म नहीं किया है। तो ये हमारा हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बोथ पार्टीज जो होती हैं अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर चुकी होती हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज के ड्यूटीज जो होती हैं वो पेंडिंग होती हैं। ठीक है, उन्हें अभी कंप्लीट करना है। और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, जिसमें एक पार्टीज ने अपना ड्यूटी परफॉर्म कर दिया है बट दूसरी पार्टी जो बची हुई है उसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी बाकी है। ठीक है, और जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों पार्टीज को अभी इन फ्यूचर अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी देखेंगे। तो ये हमारा थर्ड टाइप है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। मतलब अब हमें इन्फोर्सेबिलिटी चेक करना है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास आते हैं 5-6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे कंडीशंस जो कि एक लॉ बताता है, वो सारे कंडीशंस जब एक कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ कौन से कंडीशंस की बात की गई है। ठीक है, कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, वो होता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगला टॉपिक है हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कुछ एसेंशियल्स पॉइंट हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में हुए तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना वो वॉइड हो गया। ठीक है, वॉइड क्या होता है? मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसे हमारा लॉ कोई मान्यता नहीं देता है, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, वो हो गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करता है लॉ के, वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अगर सारे पॉइंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में हुए तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच ओरिजिनली एंटर्स इनटू मे बी वैलिड। ठीक है, मतलब जब हमने एंटर किया उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स वॉइड। मतलब जैसे अगर हम किसी सब्जेक्ट पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया हमने उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था और वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो चीज़ जो थी वो मार्केट में सेल की जा सकती थी। ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली जो वो वॉइड हो गया। कैसे वॉइड हो गया? अगर मान लो हमने किसी चीज़ ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो इन फ्यूचर गवर्नमेंट ने आगे चल के बैन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या फिर मान लो सब्सिक्वेंटली मतलब कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ होते हैं, मतलब जो कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होते हैं बट कुछ टाइम पीरियड के बाद वो वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो जब एंटर किया जाता था तो वो वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाता है, वो हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
अगला आता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दो अलग अलग टर्म है, ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये है वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, अब ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ जिसकी मान्यता नहीं देता, ठीक है। जैसे अगर हम लोग गन का मार्केट करें, जैसे हम लोगों ने AK-47 का अगर सेल या परचेज करना चाहा तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है। उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए, तब हम एक गन अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, उसका परचेज या सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लाइसेंस होता है। तो अगर हम बिना लाइसेंस के वो सब काम करें तो वो वॉइड हो गया, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम वैलिड होता है, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद वो वॉइड हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का टाइम वैलिड था, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद वो वॉइड हो जाता है। और ये जो वॉइड एग्रीमेंट है, ये वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही ये वॉइड होता है। मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट हमने फॉर्म किया तभी से लेके एंड तक, मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो जाता है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड रहता है। जैसे AK-47 का ट्रेड करना जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, तो ये वॉइड अब इनिशियो था, मतलब शुरुआत से ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, ठीक है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसे हमारा लॉ मान्यता नहीं देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉइड एग्रीमेंट। अब अगला हम देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इरेज करके लिखती हूँ, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा F1 है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें 6 टाइप्स थे हमारे पास। हमने पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। Voidable contract is a contract when consent of a party to contract is not free, ठीक है। अब देखो consent मतलब होता है इच्छा, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि किसी का एक्सेप्टेंस वो फ्री नहीं था, consent, ठीक है। तो voidable contract is a contract when consent कह सकते हो आप लोग अप्रूवल, ठीक है, जो किसी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल, ठीक है, फ्री ना हो, इज नॉट फ्री, ठीक है। नॉट फ्री मतलब अफेक्टेड बाय कोरिएशन मतलब जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अफेक्ट हुआ, ठीक है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से अफेक्ट किया गया, मतलब हमने दिखाया कुछ, ठीक है, और ट्रेड किसी और चीज़ का किया, या फिर फ्रॉड, धोखेबाजी, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब फ्रॉड हुआ किसी के साथ, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट दिस ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन पे, मतलब ऐसे टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइडेबल हुआ, ठीक है। और पार्टी विदाउट फ्री कंसर्न, मतलब जैसे 2 पार्टीज थी A और B, ठीक है, तो दोनों पार्टीज में से जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है, जिसे किसी टाइप का नुकसान हो रहा होता है, ठीक है, या फिर पार्टी, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी होती है उसके कंसर्न पे, मतलब उसके इच्छा अनुसार हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होकर भी रह सकता है। मतलब जो पार्टी को किसी टाइप का लॉस हुआ है, पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू भी कर सकती है और वहाँ खत्म भी कर सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। A threatens to shoot B if he does not sell his new scooter to A for ₹5,000। अब मतलब A धमकी देता है B को, अगर B ने अपनी न्यू स्कूटर A को नहीं सेल की 5,000 में, तो वो B को मार देगा, ठीक है। तो B क्या होता है, एग्री हो जाता है, ठीक है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, B एग्री हो जाता है। हियर्स द कंसर्न ऑफ B हैज़ बीन ऑब्टेन बाय कोरिएशन। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में जो B का कंसर्न है, मतलब B ने जो हाँ बोला वो फ्री नहीं बोला, ठीक है, उसका मन नहीं था हाँ बोलने का, उसे धमकी देके उसे धमकी देके हाँ बुलवाया गया है, तो ये कोरिएशन से अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइडेबल हुआ है एट द ऑप्शन ऑफ B। अब यहाँ इस केस में अगर B जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको लॉस हो रहा है, क्योंकि जो उसके स्कूटर की एक्चुअल प्राइस है, वो न्यू स्कूटर है, तो वो परचेज करके लाया होगा 75,000 80,000 का, और वो सेल कर रहा है 5,000 में A को, तो जो भी लॉस हो रहा है, तो यहाँ लॉस हो रहा है B को, तो वो हमारी एग्रीव्ड पार्टी हुआ, ठीक है। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जो हमारा B है, उसके ऑप्शन पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, मतलब B चाहे तो A को सेल भी कर सकता है, और ना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ ख़त्म भी कर सकता है, मतलब बाउंड नहीं है, B बाउंड नहीं है सेल करने के लिए A को अपनी स्कूटर 5,000 में, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच अपोज टू द रूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी के जो रूल्स होते हैं उससे अगर अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर क्रिमिनल इन नेचर, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब किसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी थर्ड पर्सन को मारने के लिए, तो वो हमारा क्रिमिनल इन नेचर हुआ, ठीक है। तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, या फिर इमोरल कॉन्ट्रैक्ट जो जितने भी होंगे वो सारे हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कैनॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
ड्यू टू द सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, ठीक है। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मतलब टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से नॉट इन्फोर्सेबल हो जाते हैं, मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते हैं। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हुआ तब उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, मतलब टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो वो हमारा हो जाता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए और बी थे, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से कि तुम मुझे 500 शर्ट्स तुम मुझे 20 जून तक दोगे, ठीक है। जैसे मान लो ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 500 शर्ट्स दोगे 20 जून तक, ठीक है। बी को ऑफर दिया, ठीक है। अब बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया इस ऑफर को, एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो इस ऑफर को बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट क्या होता है ना, 20 जून आने से पहले मान लो 12 जून को बी की जो मशीनरीज थी डैमेज हो जाती है, ठीक है, मतलब ख़राब हो जाती है। और मतलब ऑब्सोलीट होने के कारण, मतलब पुरानी होने के कारण वो मशीनरीज, कुछ मशीनरीज ख़राब हो जाती हैं, जिससे जो हमारा बी है वो अपने टारगेट को, मतलब 500 शर्ट्स के टारगेट को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब इन्फोर्सेबल नहीं है, अनइन्फोर्सेबल है, क्योंकि बी के पास अब मशीनरी रही ही नहीं है ना। तो अब बी जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म कैसे करेगा। तो वही है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फॉर्मेशन के टाइम पे तो वैलिड था, बट अब वो अनइन्फोर्सेबल है, मतलब वो अब इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है। तो हमने इसमें 6 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे। पहला देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पहला देखा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक पढ़ा था वॉइड एग्रीमेंट, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यूनिट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमसे आगे फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।